हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोलिजन थ्योरी हेडिंग डालो। कोलिजन थ्योरी ऑफ बाइमॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन कोलिजन थ्योरी में हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the molecules collides to each other before they react. ठीक है, क्या कहता है यह थ्योरी? ये थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आपस में रिएक्ट करने के पहले वो आपस में क्या होंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने का मतलब कि एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। मान लो हमारे पास दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में कोलाइड करके क्या होंगे? एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, रिएक्शन के पहले आफ्टर कोलिजन ही रिएक्शन आपका स्टार्ट होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर जिनको रिएक्ट करना है तो रिएक्शन के पहले वो आपस में कोलाइड करेंगे, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें उनको कंसिडर किया गया एक हार्ड स्फीयर की तरह। ठीक है, तो लिखो गैसियस मॉलिक्यूल्स कंसिडर एज अ हार्ड स्फीयर। there is no force of attraction. There is no force of attraction between gaseous molecules. गैसियस मॉलिक्यूल के बीच किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जब क्या होगा हमारे पास, हमारा गैसियस मॉलिक्यूल जो पहले तो जो गैसियस मॉलिक्यूल उन्हें कैसा कंसिडर किया? एक हार्ड स्फीयर की तरह। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद अब कोलाइड तो करेंगे क्या? अब बात आती है कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स, जब हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या सभी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मतलब कर लेंगे। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 100 मॉलिक्यूल्स हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी के सभी कोलाइड हुए हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिए। तो इसका मतलब इससे तो क्या होगा कि हमारा जो गैस स्टेट में जो रेट होगा रिएक्शन का वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रेट होता है इतना ज़्यादा नहीं होता। जितने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे? तो उसके लिए देखो मॉलिक्यूल्स जो होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल एक क्या होना चाहिए? आपका प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेड होना चाहिए जिससे कि वो कोलाइड करे। ठीक है, और कोलिजन कैसा होना चाहिए? एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तभी वो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो लिखो एक यहाँ पे पॉइंट कि द गैसेस मॉलिक्यूल्स must be in proper orientation. मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, only the effective collision leads to the प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। करेंगे कौन? वो मॉलिक्यूल्स जो जिनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ठीक है, जो एक
प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, साथ ही साथ उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन हो, ठीक है, क्या हो, इफेक्टिव कोलिजन हो, वही मॉलिक्यूल्स आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि क्या जितने भी मॉलिक्यूल्स एक इफेक्टिव कोलिजन के साथ कोलाइड करेंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, देखो कि वो मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में लगता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। देखो यहाँ से रिएक्टेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट बना लेता है ना, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये आप होता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन तो करेंगे लेकिन इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, ये जो एनर्जी बैरियर हैं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन करेंगे, वही मॉलिक्यूल्स आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अदरवाइज जो मॉलिक्यूल्स आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, आपके एनर्जी बैरियर तक नहीं पहुँचेंगे, वो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आता है समझ में, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स तो क्या करेंगे, जो आपका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है आपका रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, वो गेन करेंगे आफ्टर इफेक्टिव कोलिजन, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ठीक। आगे इतना समझ में, देखो अब क्या होता है, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हुआ, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। उसके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो कि जिससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल सके, ठीक है। उसके बाद आता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलिजन ऑफ, लिखूं, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड में, एक सेकेंड में, इन पर सेकेंड, पर वॉल्यूम, ठीक है। एक सेकेंड में और एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उन्हीं को हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेट हमारा जो निकलता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, वो देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, इसके लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर हम लिखेंगे जेड ए एंड बी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपका होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। एन ए मान लेते हैं, ये रिएक्शन में ए इंटू ए प्लस बी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है अगर, ठीक है। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ठीक है। और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों आपस में कोलाइड किया, और यहाँ से ये आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, और यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ ए ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेडियस ऑफ ए का रेडियस प्लस बी का रेडियस का स्क्वायर, और इसे कहते हैं, ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। ये आपका होता है कोलिजन डायामीटर, इस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ किस पर डिपेंड करेगा, आपका रिलेटिव स्पीड, यानी किस स्पीड से जो मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, वो ये इसकी तरफ ए बी के टुवर्ड्स और बी ए के टुवर्ड्स वो किस स्पीड से आपका कोलाइड करेगा, वो उसे हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड से, सी रिलेटिव, ठीक है। सी रिलेटिव यहाँ पे है रिलेटिव स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको सी रिलेटिव जो होता है, इसको ये इक्वल होता है, देखो यहाँ से सी रिलेटिव जो है वो इक्वल होता है 8
इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाई पाई म्यू के, पाई म्यू होल टू द पावर 1/2। ये होता है आपका रिलेटिव स्पीड, ठीक है, इक्वल इसके होता है। यहाँ से जो म्यू है, म्यू होता है आपका रिड्यूस मास। क्या होता है ये? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ, देखो रिड्यूस मास का होता है 1/μ इक्वल होता है 1 मास ऑफ A प्लस ऑफ मास ऑफ B, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? MA इंटू MB, ठीक है, ये हो जाएगा आपका MB प्लस MA इक्वल हो जाएगा 1/μ के। यहाँ से आपका म्यू आ जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? MA इंटू MB डिवाइड बाई MB प्लस MA, मास ऑफ B प्लस मास ऑफ A, ठीक है। यह है आपका रिड्यूस मास, ठीक। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के भी ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और T है टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। आगे इतना समझ में ये, और ये हो गया आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रिलेटिव स्पीड पे, ठीक है। अब देखो अगर हम रेट निकालें तो क्या आएगा? कोलाइडिंग कोलिजन का रेट, तो माइनस ऑफ dNA/dt क्या हो जाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो रेट होता है कोलिजन का, वो कैसे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो रेट होता है किस पर डिपेंड करता है? एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा हमारा एनर्जी फैक्टर पे, क्योंकि उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहता है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा एनर्जी फैक्टर होता है वो होता है e टू द पावर माइनस ऑफ EA/RT, ठीक है। ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस ऑफ dNA/dt हो जाएगा यहाँ पे NA इंटू NB पाई RA प्लस RB का स्क्वायर, ठीक है। और क्या है? C रिलेटिव को हम किससे दिखाएंगे? 8 kBT डिवाइड बाई पाई म्यू की पावर 1/2, ठीक है। और साथ ही साथ इसके क्या होगा? आपका एनर्जी फैक्टर डॉट e टू द पावर माइनस ऑफ EA/RT, ठीक है। अब लेट से कि आपका रिएक्शन है ये वाला A प्लस P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर इसका हम रेट लिखें dA/dt तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ A डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। NA इज़ द एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह अगर हम DB का देखें, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ B डिवाइड बाई DT एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये आ जाएगा। और इसके लिए अगर रेट लिखें तो रेट क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B, इसी तरह रेट निकालते हैं हम, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर इस वैल्यू पे यहाँ पर अगर हम, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा? इक्वल होता है ये माइनस ऑफ dA/dt के, इसके इक्वल होगा, ठीक है। जैसे हम डिफरेंशियल रेट लिखते हैं वैसे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ dA/dt को हम लिख सकते हैं K के इक्वल, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A और कंसनट्रेशन ऑफ B के, ठीक है। आगे तक समझ में। अब क्या करेंगे हम? ये A की वैल्यू जो हमने निकाली है, A और B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? देखो माइनस ऑफ dNA डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर dt इक्वल्स टू K NA बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू NB डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ से आपका एक एवोगैड्रो, ये NA कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस ऑफ dNA बाई dt इक्वल हो जाएगा किसके? K NA इंटू NB डिवाइड बाई NA के, ठीक है।
आगे इतना समझ में, ठीक है। अब देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 डालो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए इंटू एन बी, ठीक है, माइनस ऑफ, माइनस का साइन है, माइनस ऑफ, ठीक है, इंटू डी एन ए बाई डी टी, रेट यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की हुई है पहले से ही। इस इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फॉर कोलिजन थ्योरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे के है, के इक्वल्स टू एन ए डिवाइड बाई एन ए इंटू एन बी, ठीक है। अब माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा एन ए इंटू एन बी पाई, ये इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो लिख सकते हैं इसका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, 8 के बी टी डिवाइड बाई पाई म्यू की पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। आगे समझ में इतना। देखो क्या होगा यहाँ से एन ए इंटू एन बी, ठीक है, एन ए इंटू एन बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका, के इज इक्वल टू एवेगेड्रो नंबर इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर 8 के बी 3 डिवाइड बाई पाई म्यू की पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी, ठीक है। ये आपकी आ गया रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर स्टार मार्क कर लो। आगे इतना समझ में। अब क्या करूँगे, देखो क्या होगा यहाँ से, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के कोलिजन में हमारा एक फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, और स्टेरिक फैक्टर को हम डिनोट करते हैं पी सी, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है आपकी 1 के, ठीक है। तो इस स्टेरिक फैक्टर को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू पी एन ए इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। क्या सी रिलेटिव का क्या होता है 8 के बी टी डिवाइड बाई पाई म्यू की पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी, ठीक है। ये है रेट कांस्टेंट फॉर कोलिजन, रेट कांस्टेंट ऑफ कोलिजन थ्योरी फॉर आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे इतना समझ में। अगर इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे अरहेनियस इक्वेशन से, अरहेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है, ए को क्या कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी किसके, ए के। इसे भी हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ए आपका इक्वल हो जाएगा ए इक्वल्स टू पी एन ए इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर सी रिलेटिव, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका कोलिजन थ्योरी का रिलेशन रेट कांस्टेंट का, ठीक है, हो गया। ये आपका हो गया कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में इतना ही। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।